हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज जो है एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। इस चैप्टर का क्या नाम है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में जो है हम तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? लाइट। कभी आपने इमेजिन करा है अगर हमारे चारों तरफ लाइट नहीं हो तो दुनिया कैसी होगी? ये जो हाथ में देख पा रहा हूँ ना, ये लाइट के कारण ही पॉसिबल है। जो आप कहाँ पर बैठ के मेरा ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो भी चीजें आपको समझा रहा हूँ, किसके कारण पॉसिबल है? तो लाइट भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लाइट नहीं हो ना तो मैं अपना खुद का हाथ भी नहीं देख पाऊंगा। आपने 9th में एनर्जी पढ़े हैं, किस चैप्टर में? तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। वैसे ही लाइट भी जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आप लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे? द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट। कोई भी चीज जो हम देख पाते हैं वो लाइट के कारण ही पॉसिबल। जैसे मैं अपना हाथ देख पा रहा हूं, किस तरह से ये पॉसिबल है? किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आ रही है और इस पे टकरा रही है और वापस रिफ्लेक्ट होके यानी बाउंस बैक होके जब हमारे आंख के अंदर आ रही है ना, तब मैं वो चीज देख पा रहा हूं। अब लाइट की जो इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लाइट जो है सबसे पहली बात, वो कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका क्या मतलब है? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका क्या मतलब है? 9th के साउंड चैप्टर में आपने दो तरह का वेव पढ़ा हुआ है। क्या क्या है वो? पहली होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जिसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। जैसे इसका एग्जांपल है साउंड एनर्जी। अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं यानी एयर रिमूव कर दूं तो जो भी मैं बोलूंगा ना, जो सुनने वाला बंदा है वो नहीं सुन पाएगा। क्यों? साउंड जो है बिना किसी मीडियम की ट्रेवल नहीं कर सकती है। लेकिन लाइट के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर लाइट का सोर्स ऑफ एनर्जी और जहां पर वो आ रही है उसके बीच में अगर वैक्यूम कर दी जाए ना, तब भी जो है लाइट ट्रेवल कर जाती है। इस कारण से हम क्या कहते हैं? लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी लाइट जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव साउंड चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है क्या? दो तरह की वेव होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी कौन सी होती है? तो ट्रांसवर्स वेव। तो उसमें ट्रांसवर्स वेव है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम के अंदर स्पीड इसकी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? तो 3 × 10⁸। अगर मैं इसको नॉर्मल समझने वाले लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसकी जो स्पीड है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चौथी प्रॉपर्टी मैं इसकी बताऊं तो लाइट जो है ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो करती है। क्या शो करती है? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। ये लाइट जो है एक मीडियम के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये तो अभी हमने लाइट की जो भी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में पढ़ा है। अब इसके अंदर दो और कौन से वर्ड हैं? पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन के अंदर हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्या कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। अगर एक दो वर्ड में समझाने की बात हो तो रिफ्लेक्शन को आप क्या कह सकते हैं? बाउंसिंग बैक। जैसे मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं और बॉल उछल की दूसरी तरफ ऐसे बाउंस बैक होकर जा रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो आप रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मेन क्या है? रिफ्रैक्शन। अगर इसको भी एक दो वर्ड के अंदर डिफाइन करने की बात हो तो रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? तो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से समझिए, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मानिए लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो वो सीधी नहीं चली जाती है। जैसे वो एयर से ग्लास में एंटर करेगी ना तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। आ रहा समझ में? देखिए, जैसे मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं, ये ग्लास है
और ये एयर है, लाइट ऐसे आ रही है, आ रहा समझ में। और जैसे ये ग्लास के अंदर एंटर करेगी ना तो ये सीधी नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि आखिर लाइट जाएगी कैसे। देखिए इस पॉइंट पर एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो देखिए जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, एयर यहां क्या है? रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। आप याद रखना, ये वैसे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप याद रखो, लाइट जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाकर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कैसे बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका ऑपोजिट भी उतना ही ट्रू है। जैसे यहां पर मैं अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। ये कैसे जाएगी? ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। आ रहा समझ? ये इधर बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यही लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती तो ये कैसे बेंड करती? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप याद रखना क्या, इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात समझ में? तो ये इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो ये 3 वर्ड है, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन भी जो है ना 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम है, पता है क्या? स्पेक्युलर। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आ रहा समझ में? अब समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। अगर प्लेन सरफेस है, जैसे कि मिरर यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये मिरर जैसा कुछ प्लेन सरफेस है। आई बात समझ में? तो जो भी इंसिडेंट रे है वो आ रही है ऐसे और इस सरफेस से टकरा रही है, यहां टकरा गई, फिर यहां से वो बाउंस बैक हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना, लाइट जो है वो भी बॉल की तरह, एकदम बॉल की तरह बाउंस बैक करती है। तो इंसिडेंट रे जो है यहां पर आप देख रहे होंगे क्या है? पैरेलल है। जो रे आती है ना उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रे टकराने के बाद वापस जाती है इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अगर आने वाली रे क्या है? पैरेलल। और जो रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो क्या है? पैरेलल। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन किस कारण से पॉसिबल है? एकदम स्मूथ सरफेस है। आ रहा है समझ में? अब देखिए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसमें क्या है, जो भी सरफेस है ना वो इर्रेगुलर है। जैसे आपने मिरर के ऊपर डस्ट डाल दिया, यानी कि वैसे तो एकदम स्मूथ सरफेस पॉसिबल ही नहीं है। जो आपको आंख से नजर आ रहा है ना एकदम स्मूथ है, वो भी उतना स्मूथ, आइडियल स्मूथ नहीं हो सकता। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो जो भी इंसिडेंट रे आ रही है वो तो पैरेलल ही होती है, बट इर्रेगुलर सरफेस से टकराने के बाद कोई रे ऐसे चली गई, कोई ऐसे चली गई, कोई मानिए ऐसे चली गई, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं होती है। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है। इस कारण से जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस एकदम स्मूथ है तो वो क्या हो जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस रफ है या फिर इर्रेगुलर है तो वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको बताने वाला हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले ये वाला जो डायग्राम मैंने यहां पर ड्रॉ करा है ये ध्यान से देखिए। ये वाली जो रे आ रही है स्मूथ सरफेस पे, इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद जो वापस रे जा रही है इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर आकर टकराती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं?
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो उसको क्या कहते हैं? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको क्या कहते हैं? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं बताने वाला हूं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बताने वाला हूं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से दो पॉइंट हैं? पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल हमेशा होती है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन था, क्या वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड ऐसा क्वेश्चन, जो मैंने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करा है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आ जाता है। समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि यहां पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता ही होगा ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला जो एंगल इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो बीच में लाइन है ये कौन सी लाइन है? तो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? नॉर्मल। आई बात समझ में? अब देखिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एक बात पहले ही पता है, क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप किसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने निकाल लिया तो उसी के इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री प्लस एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस 30 डिग्री। तो यानी एंगल आई की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री। जब एंगल आई की वैल्यू 60 डिग्री हो गई तो एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? तो 60 डिग्री एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप वो चीज यहां पर लिख देना। इस तरह से बहुत इजीली हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, कि जो भी इमेजेस फॉर्म करती है कौन? प्लेन मिरर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जो मिरर हम यूज करते हैं नॉर्मली वो कौन सी मिरर होती है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इमेज प्लेन मिरर बनाती है वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी आप याद रखना, जितना ही आप आगे रहोगे प्लेन मिरर के फ्रंट में रहोगे उतनी ही बिहाइंड इमेज बनती है। जितना ही आप पीछे होते जाओगे उतनी ही इमेज और पीछे होती जाती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। जितना ही ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के फ्रंट में होगा बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। एक बात और आपने ध्यान से गौर करा होगा, क्या? अगर प्लेन मिरर के आगे आप खड़े होकर राइट हैंड ऊपर करोगे ना तो मिरर के अंदर लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हो। इसका मतलब जो साइड है वो चेंज हो जाता है। इसको हम कैसे बोलेंगे फिर? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी कि द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। आई बात समझ में? तो यहां पर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन से आप क्या समझते हो? तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of plane mirror, the right side of the object appears to be the left side of the image and vice versa, and this is called lateral inversion। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।